अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? आप तैयारी कर लें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का असल इम्तिहान होगा जो वर्ल्ड T20 के लिए होंगी कि हम हैं किस जगह पर, क्योंकि अगले साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है। ओडीआई का वर्ल्ड कप भी है 2023 में जाके हमने वो भी खेलना है। तो अगर हम देख लेते हैं तो हम कहाँ खड़े हुए बहुत सारे लोग ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि हम अच्छा हमारे ओपनर कौन होंगे, हमारी मिडिल ऑर्डर क्या होगी, हमारा ऑलराउंडर कौन आएगा, हमारे बॉलर्स कौन होंगे। अभी तक हम कंफ्यूजन का शिकार हैं। ये है हमारी तैयारियां। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और बारिश ने पाकिस्तान को तैयारियों का मौका बहुत कम फराहम किया है। जो सेकंड इंट्रा स्क्वाड मैच था जो कल होना था वो बारिश की नजर हो गया। इससे पहले जो इंटर स्क्वाड मैच हुआ था उसमें अच्छी चीज ये थी कि बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी और बाबर आजम की टीम ने 365 रन स्कोर किए थे, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हुए उन्होंने ये रन बनाए थे। तो अच्छा स्ट्राइक रेट बैट्समैनों का दिखाई दिया, अच्छे रन रेट से टीम ने बैटिंग की है। ये तैयारियां जरूर सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेटर्स का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आया है उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर रिजवान को एक कैटेगरी में लिया है तो सही डिसीजन है। रिजवान की बहुत परफॉर्मेंस है, आप उठा के देखें तो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं। हसन अली मैच विनर है पाकिस्तान के। बॉडी लैंग्वेज एक नजर आती है हसन अली की जब वो ग्राउंड के अंदर होते हैं, जैसे टीम को उठा के रखते हैं। हसन अली ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया इंजरी के बाद और उसके बाद वो ए कैटेगरी में आ गया और ये भी डिसीजन बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है तो फिर फवाद आलम क्यों नहीं है ए कैटेगरी में? ये एक सवाल इसलिए दिखाई देता है कि लास्ट ईयर जब अजहर अली को ए कैटेगरी में शामिल किया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि टेस्ट क्रिकेटर्स को ज्यादा अहमियत देनी है ताकि खिलाड़ी लीग्स और दीगर चीजों से बच सकें। तो एक टेस्ट क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है, हाल ही में 4 सेंचुरियां स्कोर करके आ रहा है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आ सकता था? आपने उसको तरक्की दे दी, सी से बी में लेकर आ गए। लेकिन क्या ये अगर मिसबाउल हक और दीगर खिलाड़ियों के करीब होते तो क्या ये बी कैटेगरी में ही रहते? इसी तरीके से यासिर शाह ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, शादाब खान ज्यादातर अनफिट रहे, आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन वो बी कैटेगरी में बरकरार रहे। सरफराज अहमद जो टीम के साथ कैरी हो रहे थे, खेलने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सरफराज की तनज़्ज़ुली सी कैटेगरी में हो गई। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जिन पर मैंने आज बात करनी है क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी और बहुत दिन से उन शख्सियत से भी मुलाकात नहीं हो सकी जो हमारे इस प्रोग्राम की जान है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास फील्डर। गेंद नहीं निकल सकती थी उनके पास से, आज हम अच्छे फील्डर्स को तरस रहे होते, गेंद उनके करीब से गुजर नहीं सकती थी। क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो तमाम ही इंपॉर्टेंट पोस्टों पे काम किया। कोई और नहीं, हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ नसीम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है अपने नाजरीन से और उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा ऐसा मवाद भी ले आए हैं जिसका आप जरूर चाह रहे होंगे जो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। आपने जैसे भी जिक्र किया पाकिस्तान की टीम का कि उसकी तैयारियों में बारिश काफी हद तक उसको मुतासर कर रही है। एंड देन अभी तक पाकिस्तान की टीम स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स जो कि ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं अपने कॉम्बिनेशन में जिन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है। इनफैक्ट उनके पास तो इतना ज्यादा बैकअप मौजूद है कि अगर उनका एक प्लेयर नहीं भी होता तो वो दूसरे प्लेयर को उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। मेरे पाकिस्तान के पास अभी बड़े इश्यूज हैं। जैसे कि आपने ओपनिंग स्लॉट का जिक्र किया, मुझे तो ये फीलिंग होती है कि पाकिस्तानी थिंक टैंक ये डिसाइड कर चुका है कि रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे, तो इसलिए मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आइंदा में इसमें कोई चीज चेंज होती हुई नजर आएगी। टू सम एक्सटेंट अगर कोई चीज नजर आई तो ज्यादा ये होगा कि जो आपके ओपनर्स हैं वो नंबर 3 पे चले जाएंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ फखर जमान का या शर्जील का। शर्जील को अगर वो ओपन लेकर आते हैं देन किसी दोनों में से एक को नंबर 3 पे जाना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली बाबर जो है वो शायद नंबर 3 पे जा सकते हैं। इट विल ऑल डिपेंड कि पाकिस्तान की ये सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड कैसे होगी। दूसरी तरफ अगर मैं इंग्लैंड की अगर बात करूं तो इंग्लैंड एक बहुत ही ज्यादा सेटल टीम है, बावजूद उसके उनके की 3 प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान की खिलाफ सीरीज का हिस्सा भी नहीं होंगे, इसके बावजूद वो उनको मिस नहीं करेंगे। तो ये जिसमें स्टोक्स भी है और जिसमें प्रॉब्ली बटलर भी शायद इसमें शामिल है, जो कि अभी अनाउंस करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये वो की फिगर्स है जो मैच विनर्स है। तो अगर ये भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे
तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनका बेंच स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। वेयरएज पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम यह है, जब वो रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो सोहेब मकसूदी याद आता है जो पुराना है, और वही शोएब मलिक उनको याद आएंगे जो कि पुराने हैं। नए सेटअप में से या नए प्लेयर्स में से कोई भी अपनी जगह अभी तक नहीं बना सकता। और भाई बिल्कुल यही एक कंसर्न है अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जो आपने बात कही कि दूसरों की बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया की एक टीम इंग्लैंड में मौजूद है, एक टीम श्रीलंका में मौजूद है, और दोनों खासी तगड़ी दिखाई दे रही। यानी श्रीलंका को शेखर धवन की सरबराही में उनके कोच भी राहुल द्रविड़ है, वो टफ टाइम देने को तैयार बैठे हुए, और वो बहुत ही टफ टाइम देंगे। इसको आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि लोग अपनी दो टीमें बना चुके हैं और हम इस वक्त एक टीम की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे स्लॉट कौन से होंगे। और भाई इसमें कहीं ना कहीं देखिए, हम अपनी क्रिकेट को अगर खराब कर रहे हैं तो इसमें पसंद नापसंद का बहुत बड़ा दखल है अरुण भाई। देखिए ना, मैं कॉन्फिडेंस जिसको मैंने देना है उसको कॉन्फिडेंस देना है, जिसको मैंने कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा उसको मैंने कॉन्फिडेंस नहीं देना। मेरे लिए हर लड़का एक आंख से देखने के लिए होना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा हूं। एग्री करेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है। आप दुनिया भर में उठा के देख लें कि आपको ना आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स आपको कोई फायदा दे सकती हैं, क्योंकि जिस वक्त आप ये बैठ के तैयारी कर रहे होते हो या जब आप ये सारी चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान की टीम को बनाने जा रहे होते हो, तो उस वक्त आपके ज़हन में सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान का फ्यूचर ये जहन में होता है, ना ये कि ये मेरा दोस्त है, ये मुझे ज्यादा बेहतर लगता है या वो फलाना बेहतर लगता है। देखिए, प्लेयर्स में कितना फर्क होता होगा। मेरे अपने नजदीक जो आप जिस पैराए पे आप इन सबको जो पैमाना आपने रखा हुआ है सिलेक्शन, उससे ज्यादा 0.5 0.10 का ही फर्क हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो फर्क नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर आप जो कम है आप उसको प्रेफर कर रहे हो बिकॉज वो आपको ज्यादा पसंद है, तो ये बहुत ज्यादती है। अगर इस तरीके से कोई चीज अगर होती है ना, तो मैं ये फील करता हूं कि जो सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में असेसमेंट का और इवेल्युएशन का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। अब 2 साल से अगर ये टीम मैनेजमेंट है, अगर आप देख रहे हैं कि इनकी सिलेक्शन में कितने उतार चढ़ाव आए, आपने देखा कि इनकी प्लेइंग 11 में कितने उतार चढ़ाव आए और उसका क्या क्या नतीजा निकला, तो क्या किसी ने इनको इवेल्युएट किया? क्या किसी ने बुला के इनसे पूछा कि जी हमने ये पिछले 1 साल का जायजा निकाला है, इसमें ये चीजें आपने की और हमें ये खामियां नजर आती हैं, इन खामियों को आप हमें बताएंगे कि आपके पीछे क्या था, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या था जो आपने इन चीजों को, इन प्लेयर्स को आपने लिया, जबकि बाकी दूसरे प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म करते हुए बाहर रह गए और उनको मौके नहीं मिले, उनको आपने बिल्कुल प्रेफर नहीं किया। सो ये वो चीज है जिसमें बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा कोई ना कोई सिलसिला बनाना चाहिए। देखिए ना, आपने क्रिकेट कमेटी तो बनाई हुई है, लेकिन क्या क्रिकेट कमेटी इनको बुला सकती है? क्या इनको बुला के इनको असेस कर सकती है, इनको एवेल्युएट कर सकती है? लेकिन वहां भी मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, तो वहां भी सिर्फ बस खाना पूरी की जाती है, बुला के पूछ लिया, हाँ जी क्या किया आपने, क्या नहीं किया, उसके बाद आपने एतमाद का इजहार कर दिया और कहा जी जाइए जी 1 साल के लिए, फिर हमने आपको मौका दिया, जाए आप देखें आप क्या करते हैं। बिल्कुल। और भाई मेरा सवाल ये था, जो मैं पसंद ना पसंद की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बहुत छोटी सी है जिसपे आप और मैंने बहुत बहस की, और आज भी हम उसी बात कर रहे हैं कि हमारा अब तक कॉम्बिनेशन नहीं बन के दे रहा। हमारे पास ऑप्शन मौजूद था कि हम टीम पे फखर को लेके आते। अगर आप टीम मैनेजमेंट में होते और आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा होता और आप ये जानते होते कि मेरे जो दोनों ओपनर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर में खेलने का ज्यादा तजुर्बा रखते, तो आप क्या प्लान करते? आप यही करते कि नहीं ठीक है ये मेरे पसंदीदा है, इनको ये ओपन ही रहेंगे, भले नीचे कोई आता है आए ना आए, ना आए बनता है बने ना बने ना बने, या फिर आप कोशिश करते कि मैं कोई एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, अगर ये मेरे इनफॉर्म बैट्समैन है जो ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इनको नीचे लाके जरा ट्राई करके देखूं ताकि मेरा कॉम्बिनेशन पूरी 11 का बने, ना कि हमने सिर्फ 2 ओपनर ही खिलाने ग्राउंड के अंदर या 4 लड़कों जो हमें पसंद है वो खिलाने। कहने का मकसद है आप उन 11 को मजबूत करने की कोशिश करते हैं या 4 को मजबूत करते? देखिए मैं नसीम, हमने इसके ऊपर बहुत सैर हासिल हम कहे तो इसमें हमने बहस की है और हमने रीजंस भी दिए हुए हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, आपका नेचुरल प्लेइंग 11 क्या बनता है कि जो रेगुलर ओपनर्स हैं वो ओपन करेंगे। अब आपके पास क्योंकि उस वक्त नेचुरल ओपनर्स या रेगुलर ओपनर्स नहीं थे, ना फखर जमान आपकी टीम में थे, ना शर्जील खान आपकी टीम में थे, तो इसलिए आपने कहा कि अब हमारे पास कोई ओपनर नहीं है,
तो क्यों ना एक नया तजुर्बा करें। और उन्होंने रिजवान और बाबर का तजुर्बा किया जो कि कामयाब हो गया, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये कह सकते हैं कि जी इनकी वजह से मैचेस जीतते हुए चले आए और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिए इन्होंने। लेकिन आप मुझे यही बताएं कि यही दो जो ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आपके मिडिल ऑर्डर में खला आ रहा है और आपके पास सब वो नेचुरल वो रेगुलर ओपनर्स वापस आ गए टीम में बिकॉज ऑफ इंजरी, वो बाहर थे, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, वो बाहर थे। अब जब वो दोनों वापस आ गए हैं तो इस वक्त तो होना ये चाहिए कि आप बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि आपका ओपनिंग स्लॉट भी ठीक हो जाए और आपका जो मिडिल ऑर्डर में खामी, यानी कि मिसबा खुद भी ये कह रहे हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर में खला है, हमें उसको पुर करना है, तो आपके पास तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद है, आपने खुद ही उनको ओपन भेजा हुआ है। सो इसमें तो आप किसी और को बुरे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। तो मेरे अपने नजदीक आपको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। नंबर 1 और 2 आपका फखर और शर्जील खान आते हैं, नंबर 3 पे बाबर आजम आते हैं, 4 पे आपके हफीज हैं, 5 पे आगे आपके ये आ जाते हैं रिजवान, और उसके बाद 6, 7, 8 पे आपके पास ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। तो आपका तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब क्या होगा कि अगर आपने फिर देखा कि मिडिल ऑर्डर में आपने शोएब मकसूद को क्यों लेके गए? शोएब मकसूद तो आपका वो पुराना प्लेयर था जो बहुत दफा पाकिस्तान की टीम में आके बाहर जा रहा है और उसने मुसलसल इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए कि आप उसको लेके जा रहे हैं टीम। अगर वो इतनी परफॉर्मेंस ना देता तो आई एम 110% श्योर कि जो शोएब मकसूद है वो टीम में जगह ना बना सकते। देखिए शोएब मकसूद के प्रॉब्लम इनको आगे नजर आएंगे बिकॉज वो इतना अच्छा फील्डर नहीं है, आजम खान इतना अच्छा फील्डर नहीं है, तो ये आगे जाके इनको पता लगेगा कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है। आपने शोएब मलिक को बाहर कर दिया, ठीक है, ऐसा ना हो कि एट द निक ऑफ द टाइम जब वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ आप बोले शोएब मलिक साहब आप आ जाएं क्योंकि बाकी लड़कों ने हमारा परफॉर्मेंस में साथ नहीं दिया। हरन भाई, अगर अभी इंग्लैंड में आपके अल्लाह ना करे ये दोनों ओपनर्स नहीं चल पाते क्योंकि मिडिल ऑर्डर पहले ही खराब है, तो फिर आपकी टीम कहां पे खड़ी हुई है कि नई बॉलिंग के सामने आप आके खेलेंगे, आप तगड़ी बॉलिंग को फेस करेंगे। देन वेस्ट इंडीज में इतना आसान नहीं होता वहां पर भी बैटिंग करना उन पिचेस के ऊपर कि जहां थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी होता है, फिर उनकी पेस बैटरी बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह करे बाबर और रिजवान परफॉर्म करें और हमें वर्ल्ड T20 जिता कर आए, हमारी तो ये दुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते तो आपका प्लान बी क्या है और प्लान बी में इतनी ताखीर क्यों है? देन प्लान सी क्या है? तो प्लान सी का तो वर्ल्ड T20 से पहले आपको चांस ही नहीं मिल रहा, आपने तो इतनी ज्यादा एक चीज को खींचते चले गए। हाँ सही नसीम, देखो यही तो आप देखें, अभी मैं बड़ी गौर से ना अभी हालिया सीरीज देख रहा था जो इंग्लैंड और श्रीलंका की हुई है। इस इंग्लैंड की टीम इतनी प्रोफेशनल वे में खेल रही है, उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, वो बॉलिंग में रोटेशन भी कर रहे हैं, कभी वुड को खिलाते हैं, कभी वो किसी और फास्ट बॉलर को खिलाते हैं, वो मुसलसल अपने प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं अपने बड़े इवेंट्स के लिए। और पिछले 2 सालों से उनका जो सेट है ऑफ प्लेयर्स वो तकरीबन एक ही जैसा है, वही 15 से 20 खिलाड़ियों को वो रोटेट कर रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गए। और उन्होंने जितना आउट क्लास किया है जिस तरीके से श्रीलंका की टीम को, ठीक है श्रीलंका की टीम इतनी मजबूत नहीं थी, पाकिस्तान की टीम इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग बहुत ज्यादा मजबूत होगी एज कम्पेयर टू श्रीलंका, लेकिन पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम होगा वो तो पाकिस्तान की बैटिंग में होगा ना। अगर पाकिस्तान की बैटिंग जैसे भी आपने जिक्र किया, अगर ओपनिंग बैट्समैन जो है अगर वो फेल हो जाते हैं तो आपके 3 मैचेस यहाँ निकल गए, उसके बाद आगे जाके वेस्ट इंडीज में भी आप इसी को कैरी करते हो तो 3 मैचेस वहां निकल गए, 6 मैचेस तो आपके निकल गए बिफोर द वर्ल्ड कप। तो आप कहां से, इसका मतलब ये होगा कि जब वो वहां अगर आप नाकाम हो गए, आई विश जैसे कि आपने कहा कि नाकाम ना हो, ये कामयाब रहे तो पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाती रहे, तो अगर ये नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? आप वर्ल्ड कप में एक नए ओपनिंग सेटअप के साथ जाएंगे और वो नए ओपनिंग सेटअप जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि वो जाके वर्ल्ड कप में आपके लिए खेल सके। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और दूसरी तरफ अगर आप श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज का रिजल्ट देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, 3-2 जीती है वेस्ट इंडीज हार गई है और साउथ अफ्रीका ने 3 मैचेस जीतकर और 2 मैचेस श्रीलंका वेस्ट इंडीज ने जीता और इस तरह सीरीज जीती और बहुत ही जबरदस्त सीरीज हुई। वहां स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, तो पाकिस्तान को एक एज हो सकता है वहां पर कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ज्यादा अच्छे हैं जो कि फॉर्म में नहीं है, लेकिन लेट्स सी वो कैसे खेलते हैं। सो ये 2 सीरीज आपको ये बताएंगी कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर लाइनअप है वर्ल्ड कप में क्या वो तैयार है या इसी तरीके से इन्होंने जो अपनी मैं ये समझता हूँ परसिस्टेंस जो है उनकी विद दिस ओपनिंग स्लॉट वो लेके चलते चले जा रहे हैं और अभी तक कामयाब हैं। लेकिन द मोमेंट ये अच्छी अटैक के सामने जाएंगे, वहां पर खुदा ना खास्ता फेलियर सामने आता है, देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम अगेन। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
और इंग्लैंड का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया। उन्होंने उसी स्क्वाड को बरकरार रखा है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दिया था, उसमें कोई चेंज नहीं किए। तो वो अपनी तगड़ी टीम के साथ हारून भाई मैदान में उतर रहे। पाकिस्तान को भी अपने कॉम्बिनेशन को एज सुन एज पॉसिबल तरतीब दे लेना चाहिए। बारिश हो रही है या कोई और रीजन बनेगा नहीं, क्योंकि आप बारिश तो अब हो रही है, आप तो पता नहीं कब से ओस डाले चले जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। वो तमाम चीजें तो हम देखते हुए आ रहे हैं। और आप जहां पे आसान कंडीशन होती है वहां पे सबको खिला देते हैं। यहाँ पे आप सऊद शकील को खिला देंगे, वहां सऊद शकील दिखाई नहीं दे रहे थे आपको कि जिम्बाब्वे के खिलाफ एक यंगस्टर को मौका देके हम कहीं ना कहीं ग्रूम कर लें, उसको कोई तैयारी करा लें। आप इस कंडीशन के अंदर शायद आजम खान भी याद आ जाएंगे और बहुत सारे लोग आपको वो याद आ जाएंगे कि अगर आपकी पसंद में नहीं होंगे, लेकिन आपको सबको एक आंख से देखना चाहिए, ये जरूरत है। और यही सवाल आपसे आगे भी किया जाएगा, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा बल्कि बहुत सारे मकामात पे आपसे ये सवाल होगा कि जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था, आप वहां पे अपनी पसंद नापसंद कर रहे थे, या आपके दिमाग में ये था कि मैं ये समझता हूँ ये सही है। अगर आपका दिमाग, तो फिर और भी लोगों का दिमाग है, कम से कम किसी से राय भी ले लेनी चाहिए, कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को, फॉर्मर स्टेक होल्डर्स को, फॉर्मर एनालिस्ट को, कि वो क्या बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी बात ऐसी होती है जो दिमाग को क्लिक कर जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी टीम की मैनेजमेंट के कोई दिमाग क्लिक नहीं कर पा रही है, ना थिंक टैंक को क्लिक कर पा रही है। यूनुस खान ने इस्तीफा दे दिया, यूनुस खान ने क्या किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गया, उसमें क्या कुछ हुआ है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं अरुण भाई, जरा यूनुस खान पे बात करनी है, देन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी तमाम उन खबरों पर कि जो इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 का अनाउंसमेंट भी कर दिया। 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कई ऐसे फैसले थे कि जिन्हें लोगों ने खुशाइन करार दिया। अगर रिजवान को आप एक कैटेगरी में लेके गए तो वो डिजर्व करते थे, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। अगर हसन अली को आपने शामिल किया, बहुत सारे लोगों को एतराज है, उन्होंने क्रिकेट कितनी खेली थी कितनी नहीं खेली थी, लेकिन पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मैं एक ऐसे खिलाड़ी को जरूर ओबलाइज करना चाहूंगा कि जिसकी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी है, जो कम से कम ग्राउंड के अंदर जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से टीम को खड़ा करने की सलाहियत रखता है। जरूरत पड़े तो छक्के भी लगा लेता है, जरूरत पड़े तो आउट भी कर लेता है। ऐसी टीम में खिलाड़ी दिखाई कितने दे रहे हैं आपको? आप फवाद आलम अगर क्यों नहीं दिखाई दिए, ये हारून रशीद भाई से जरूर जानेंगे। हारून भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने देख लिया होगा, रिजवान आ गए, हसन अली आ गए, इसको तो मैं बाद में बात करता हूँ हारून भाई। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है फिटनेस बेस्ड आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर फवाद आलम की जगह नहीं बनती थी आपके ख्याल में एक कैटेगरी में, ऐसे वक्त में कि जब खिलाड़ी लीग में जाने को तैयार बैठे होते, टेस्ट क्रिकेट छोड़ने को तैयार है, आप क्या ओबलाइज नहीं कर सकते थे? नसीब, थोड़ा सा मैं आपको ना पहले इस जवाब से पहले मैं थोड़ा सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा अपने नाजरीन को, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कि जो आप ऐसे 20 से 22 प्लेयर्स को, जो आपको समझ में आता है कि नेक्स्ट 24 मंथ्स में, क्योंकि ये एक नेक्स्ट 12 मंथ्स में, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये देते हैं, अगले 12 महीने में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप समझते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी और जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट है वो ये समझती है कि ये 20 या 22 प्लेयर्स हमारे साथ ये अगले 12 महीने और चलेंगे, और ये पिछले साल की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद के ऊपर हम इनको वेरियस कैटेगरीज देंगे, अच्छे परफॉर्मर्स और अच्छी फिटनेस के साथ वालों को, और जो थोड़े से मीडियोकर या जो नंबर 2 के ऊपर फिटनेस लेवल के ऊपर है और परफॉर्मेंस के लेवल पर, उनको दूसरी कैटेगरीज देंगे। जब मैं वहां पर था तो हमने एक फैसला किया था कि जितने भी फॉर्मर कैप्टन हैं, इररेस्पेक्टिव वो चाहे टेस्ट क्रिकेट में हो या T20 में हो या वनडे की कप्तानी कर रहे हो, उनको हम हमेशा कैटेगरी ए में डालेंगे। जो प्रॉब्ली इस मैनेजमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट उस क्राइटेरिया को चेंज किया है, और अब कैप्टन को मैं देखता हूं कि ये लोग कैटेगरी ए में नहीं डालते। वेयरएज पहले ये होता था कि ए में जितने भी फॉर्मर कैप्टन हैं वो अगर अगले 12 मंथ्स के लिए समझते हैं कि हमारे काम आएंगे तो एक कैटेगरी में होते थे। क्योंकि मैं अजहर अली का नाम नहीं देख रहा हूँ एक कैटेगरी में, मैं सरफराज का नाम नहीं देख रहा हूँ एक कैटेगरी। दूसरी चीज ये होती है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप देखते हैं, अब जैसे मैं हफीज के केस में देख रहा हूँ,
जैसे मैं सरफराज के केस में देख रहा हूं, क्या ये सारे के सारे मैचेस में अवेलेबल होने के काबिल हैं या नहीं है? क्या हफीज T20 के वर्ल्ड कप के बाद क्या रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे? ये भी एक एग्जाम्पल है। प्रॉब्ली मैं समझता हूँ कि ये एक रीजन हो जिसकी वजह से हफीज को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में ना रखा हो, शोएब मलिक को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में ना रखा हो, क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में इनको वो उसको कहीं नजर नहीं आ रही। सरफराज को शायद इन्होंने इसलिए रखा है कि उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको बी से निकाल के सी में ले गए। टेस्ट क्रिकेटर्स को प्रेफर किया जाता था कि क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनको कोशिश की जाती है कि उनके मैचेस कम होते हैं, तो हम उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दें ताकि उनको हर महीने उनकी जो आमदनी है वो बेहतर है। तो इसलिए आप नोट कर रहे होंगे कि जो टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उनको ये कोशिश करते हैं कि या बी में रखें या ए में रखें। लेकिन अब क्योंकि जो बाकी तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाले हैं उनका हक पहले बनता है कि जो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा खेल रहे हैं तो उनको वो एक कैटेगरी में दे देते हैं, जैसे आपने हसन का जिक्र किया और जैसे आपने रिजवान का जिक्र किया। सो प्रॉब्ली यहाँ पर ये दो प्लेयर जिसमें आपने जिक्र किया फवाद आलम का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर रहे, उनको बहुत ज्यादा अरसे तक निगलेक्ट करते रहे। हम जब सेलेक्शन कमेटी में थे, जब मैं चेयरमैन था, हम कोशिश करते थे कि वो टेस्ट टीम के स्क्वाड में हो, उसको खिलाते नहीं थे, और वही टीम के जो कैप्टन थे वो आज टीम के मैनेजमेंट का हिस्सा है और वो अब उसको फवाद आलम को टेस्ट मैचेस में खिलाते हैं। अब यहाँ ये डिबेटेबल इशू है कि क्या बी कैटेगरी में है या ए कैटेगरी में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। वहां कंसेंसस होता है, इसलिए कि वहां सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है, मिसबा उल हक जो कि हेड कोच है वो होते हैं, और डायरेक्टर इंटरनेशनल, ये लोग मिलके ये कमेटी बनती है जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है। अब उन्होंने इसके ऊपर क्या क्राइटेरिया बनाया और क्या रीजंस दिए ये तो ऑब्वियसली यही बता सकेंगे, लेकिन मैंने आपको एक खाका खींच दिया कि किस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अवॉर्ड किए जाते हैं और उसके पीछे क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे आपने अभी खुद ही बात की कि एक खास अहमियत दी जाती है टेस्ट क्रिकेट के परफॉर्मर को, और आपको याद होगा जब लास्ट ईयर अजहर अली को एक कैटेगरी में शामिल किया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेटर्स को अहमियत दी जाए ताकि हमारे बच्चे टेस्ट क्रिकेट की जानिब भी आए, वरना वो लीग्स की वजह से अब व्हाइट बॉल क्रिकेट को ज्यादा फोकियत दे रहे हैं। इस लिहाज से मैं बात कर रहा था। फिर अगर परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं, जो परफॉर्मेंस बेस्ड वो बात कर रहे थे, कल वसीम खान साहब ने का एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब सब चीजें जारी करता है, उसी ने उनका एक इंटरव्यू जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि फिटनेस बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो मैं अगर फिटनेस देखता हूँ यासिर शाह की, मैं शादाब की फिटनेस देखता हूँ, मैं फहीम अशरफ की फिटनेस देखता हूँ, कभी फिट होते हैं कभी अनफिट होते हैं, कभी फॉर्म में होते हैं कभी फॉर्म में नहीं होते, लेकिन फवाद जब से आए हैं फवाद ने अपनी फॉर्म आउटस्टैंडिंग शो की है। वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनाते चले जा रहे हैं, वो 4 सेंचुरियां ऑलरेडी बना चुके हैं। आप उनके इतने साल जाया हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी भीख दे दें उनको, वो साल जो आपके जाया हुए थे तो एक कैटेगरी में ले आओ, वो डिजर्व करता है, उसने परफॉर्म करके दिखाया है। वो ऐसी ऐसी जगह पे इनिंग के लिए खड़ा हुआ कि जहां मैच बचा के चला गया, जहां मैच जिता के चला गया। कहने का मकसद है अगर इस परफॉर्मर को भी, भाई फवाद की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम से भी बेहतर है, आप उठा के देख लें जो रिसेंट पास्ट में उसने क्रिकेट खेली है, तो फिर क्यों नहीं। कहने का मकसद ये है कि आप इंसाफ क्यों नहीं कर पाते। अगर यही अजहर अली इतनी परफॉर्मेंस दे देते तो क्या अजहर अली डिमोट होते कभी। ये बड़ी अच्छी आपने नसीम अभी जिक्र किया है जो आपने बताया, इन्होंने तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने उस स्टेटमेंट को जो कल जैसे कि आपने वसीम खान के मुतालिक बताया कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। यानी एक तरफ आप ऐसे अनफिट प्लेयर्स को जो कि बगैर खेले हुए पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं है। आप देखेंगे शादाब पिछले जो भी मैचेस खेले हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरह आप देखें कि आपने हारिस सुहेल को टीम में लेकर आए, वो आते ही क्योंकि आपने बगैर मैच खिलाए हुए ले आए, वो वहां जाके अनफिट हो गए, अभी तक वो उन्होंने किसी प्रैक्टिस मैच में हिस्सा नहीं दिया। यासिर शाह के ऊपर मुसलसल आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप देखें कि वो कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस की अगर आप देखें तो वो भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। वेयरएज़ फवाद आलम को आप देखें तो उसने बावजूद इसके कि उसके साथ इतनी ज्यादतियां हुई, उसने अपना फोकस, अपनी फिटनेस, अपनी कमिटमेंट रखी और उसके बाद परफॉर्म भी किया। तो आई थिंक सिर्फ 2 ही चीजें तो नहीं है। तो वसीम खान ये बताना भूल गए कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितने टेस्ट मैचेस हैं या कितने वनडेज हैं और कितने T20 हैं, और उसमें क्या वो समझते हैं कि जो ये 20 या 22 लड़के जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
का पार्ट बनाए हैं, इसमें से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये सारे के सारे मैचेस खेलेंगे। देखिए होता ये है कि वो तो ये तो पुरानी परफॉर्मेंस को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करें तो आपको क्या पता कि फ्यूचर में कौन आपको अवेलेबल है कौन नहीं है। सो ये वो चीजें थी जिसको नहीं, मेरे अपने नजदीक अगर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की इंसेंटिव और अहमियत को बढ़ाना है तो अगर आपने उसको बी कैटेगरी में भी रखा है तो आप उसके साथ साथ कोई और चीज तय कर सकते हैं जो बोनस की शक्ल में, कोई ऐसी शक्ल में, ताकि वो कॉम्पनसेशन जो है अगर उसको एक कैटेगरी में आप नहीं भी ला रहे तो वो कॉम्पनसेशन की सूरत में वो उसको मैच अप कर दे और उसके बाद वो जो टेस्ट क्रिकेट की अहमियत है वो बरकरार है। वेयर एज मैं तो ये फील करता हूं कि टेस्ट क्रिकेटर अगर उसकी जगह बनती है टेस्ट क्रिकेट की टीम में तो उसको तो एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ही मिलना चाहिए, बिकॉज वो बाकी दोनों फॉर्मेट नहीं खेलेगा और उसको 3 से 5 टेस्ट मैचेस मिलते हैं अगर एक साल में, या 8 टेस्ट मैचेस मिलते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मैचेस नहीं है। लेकिन अगर उसमें वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आई थिंक क्यों नहीं डिजर्व करता अफवाह, बिल्कुल डिजर्व करता है वो एक कैटेगरी के लिए। बिल्कुल, मैं यही इसीलिए बात कर रहा था। देखिए ना, आपने बी कैटेगरी में रखा, रिटेन किया आपने यासिर शाह को भी, आपने शादाब खान को भी, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन सरफराज को भी आपने रिटेन नहीं किया बी कैटेगरी में। उनका आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बाहर की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब वो सी कैटेगरी में आ गए। हालांकि सरफराज टीम के साथ चल रहे हैं, टीम का हिस्सा है। यासिर शाह तो टीम का हिस्सा भी नहीं रहे काफी अरसा, शादाब तो टीम का हिस्सा भी नहीं रहे काफी अरसा। सरफराज अपनी फॉर्म फिटनेस के साथ टीम के साथ, उनको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर उनकी चांस नहीं बन पा रहा। लेकिन उनको जब मौका मिला, ऐसा नहीं था वो खराब खेले, जब वो खेले पाकिस्तान टीम मैच जीतने में भी कामयाब हुई। तो फिर कहने का मकसद ही फिर वही होता है, लोग बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा ये कराची का खिलाड़ी है, वो लाहौर का खिलाड़ी है, तो नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की टीम है। लेकिन लोगों के जहन में बात आती है कि फवाद आलम अगर इतनी रन मिसाल के तौर पे किसी मिसबा के पसंदीदा क्रिकेटर ने अगर कर दिए होते कि जिनको वो चाहते हैं, तो फिर वो क्या एक कैटेगरी से कोई रोक पाता? या अगर सरफराज अहमद जो है वो क्या बी कैटेगरी से नीचे आते? ये तो नहीं होता ना। देखिए ये सीधी सी बात ये है कि मैंने आपको जैसे भी जिक्र किया, जो कॉम्पोजिशन है ये इस कमेटी की जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करती है, उसमें मिसबा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वसीम का रोल, मोहम्मद वसीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर खान जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे भी आपने जिक्र किया, अगर इनमें से 2 का वेट किसी और तरफ जा रहा है, और हम बदकिस्मती ये हो रही है कि हम बेसिकली प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं और वो प्लेयर बिलोंग करता है कराची से, तो लोग शायद ये समझना शुरू कर देते हैं कि बिकॉज ये हम लोग भी कराची के रहने वाले हैं, ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी ज्यादातर कराची की है और वही उन कराची के लड़कों की बात करती है और बाकी बाहर वाले लड़कों की बात नहीं करती। लेकिन मेरा ख्याल है इसको इस अंदाज में नहीं देखना चाहिए। अगर हम किसी प्लेयर के मुतालिक बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान के पैराए में देखते हैं, हम उसको किसी शहर के पैराए में नहीं देखते। हम क्यों कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया रिजवान को एक कैटेगरी दी? वो इसलिए कि वो डिजर्व करता है, बिकॉज ही हैज बीन परफॉर्मिंग, और वो जहां से भी बिलोंग करता है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक जो भी थिंक टैंक है, जो भी ये चीजें बनाते हैं, इनको सोचना चाहिए कि जब भी कोई चीज या कोई फैसला करने जाए तो उसमें पाकिस्तानियत को अपने सामने रखें, किसी सूबा, किसी शहर और ये चीजों को अपने सामने ना लाया करें, और ना ही किसी और को ये मौका दें कि वो ऐसी बात करे और लोग समझेंगे ये तो कराची की बात कर रहा है। बिल्कुल, पसंद नापसंद का आंसर जितना कम होगा उतना पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचेगा, किसी और को फायदा नहीं पहुंचेगा। अरुण भाई, अभी एग्जाम्पल ये भी आप ले सकते हैं कि यूनुस खान ने अभी जो रिसेंटली अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये बात कही कि एक पीसीबी के ऑफिशियल ने, अब यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने वालों में भी जाकिर खान साहब शामिल है, और हमारी इतलात के मुताबिक वो ऑफिशियल कोई और नहीं, जाकिर खान ही थे जिन्होंने कॉल की थी यूनुस खान को और ये बात कही थी कि तुमने हफीज का अंजाम नहीं देखा क्या हुआ। तो यूनुस ने कहा कि वो हफीज है, मैं यूनुस खान हूं, और उसके बाद यूनुस ने रिजाइन कर दिया। हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि आपको रिजाइन करना पड़ जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि हफीज के बारे में राय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बना चुका है कि वरना ये वाली बात तो नहीं कहते तुमने हफीज का हाल नहीं देखा क्या कर दिया। ये कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि जो हमारे रडार में आ गया, जो हमें पसंद है वो पसंद है, जो पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। अभी ऑब्वियसली देखें, मसला ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक पहलू है ये पाकिस्तानी क्रिकेट का। आई थिंक इसमें यूनुस खान ने अगर कोई चीज कही है
तो आई थिंक उसके जवाब में जो भी ये जिक्र हो रहा है जिस भी ऑफिशियल का, जैसे आपने कहा, और ज्यादातर आप जाकिर खान की तरफ इसकी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसे कि लगता भी ऐसे ही है, तो आई थिंक वहां से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए ताकि ये पता लगे और क्लियर हो कि क्या ऐसी कोई बात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन देखिए, यूनुस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट जो उनके रिजाइन करने के जो पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एलिमेंट भी सामने आया है, जो जिक्र आया है, जिसमें हसन अली और उनकी चपकलिश का कहीं जिक्र है, जिसमें काफी उनकी आर्गुमेंट हुई और जिसके बाद यूनुस थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता भी हो गए कि सीनियर प्लेयर्स यानी सीनियर जो कैंपेनर्स हैं उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती। तो मेरे अपने नजदीक दोनों तरफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आनी बहुत जरूरी है। देखें, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट आप काम नहीं करते, अब पाकिस्तान के इमेज के लिए काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इदारा है जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा है। जब कोई भी उनको ज्वाइन करेगा एज ए कोच, एज ए प्लेयर या एज ए मैनेजर, वो बेसिकली अल्टीमेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काम करने का मतलब यह है वो आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो जो आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और जो वहां पर लोग बैठे हुए वहां मुलाजिम हैं वो भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका काम ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी को रिडिक्यूल करें, किसी को इस किस्म की बात करें अगर उन्होंने की है, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब और नाशाइस्ता है। और जिसका यूनुस खान जैसा बंदा, जो कि ऑब्वियसली मैं इतना तो जानता हूं कि वो झूठ नहीं बोलता, वो जो बात करता है वो सही बात करता है, ऐसी बात जरूर हुई होगी। तो आई थिंक ये बहुत ही बुरा एलिमेंट है। अगर इस तरह देखें ना, मैं तो अगर 13 साल अगर मैं पीसीबी में काम करके आया हूं और यहाँ की बैठ के मैं बहुत सारी चीजें जो है वो खुलेआम कह सकता हूं, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो जिनको मैं समझता हूं कि चीजें ठीक नहीं भी हो रही थी और कई चीजें अच्छी भी हो रही होती हैं, तो मैं आके बहुत कुछ कह सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि मैं उस मकाम पे रहा 13 साल, मैंने वहां काम किया, मेरे हिसाब से जो भी काम था वो मैंने बेहतर हुआ या नहीं हुआ वो जज करते हैं। लेकिन मैं बैठ के यहाँ अगर मैं मडस्लिंगिंग शुरू कर दूं, जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि प्लेयर्स आपस में, ऑफिशियल्स आपस में एक दूसरे को इल्जाम की बौछार कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ये दुनिया को गलत मैसेज जा रहा है हमारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, की जानिब से। तो मैं समझता हूँ इस पे थोड़ा सा रिफ्रेन होना चाहिए और इन लोगों को मिल बैठ के इसको देखना चाहिए कि आप जो बात करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये पैशनेट लवर्स जो है ना क्रिकेट के, वो आपकी एक एक बात को बहुत गौर से सुनते हैं और उसके बाद उस पर यकीन भी करते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार होना चाहिए। आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, मैं यूनुस खान एज ए प्लेयर आपसे सवाल नहीं कर रहा। प्लेयर टू वर्ल्ड क्लास, 10,000 रन जो लड़ने की सलाहियत थी यूनुस खान में, वो अनफॉर्चुनेटली अब हमारी टीम में नहीं रही। इतने अरसा यूनुस खान रहे फिर भी पैदा नहीं हो सकी। ज़ाहिर यूनुस अकेले तो नहीं थे, उनके साथ और भी इतने सारे लोग काम कर रहे थे। यूनुस ने जनवरी में भी रिजाइन कर दिया था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर यूसुफ वहां पर मौजूद थे। मैं सिर्फ यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनुस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक में यूनुस की शख्सियत की बात कर रहा हूँ। यूनुस की शख्सियत को यहाँ कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हसन अली से लड़ लिए, जो है वो फोन पे कह दिया कि मैं हफीज नहीं हूं और मैं आऊंगा तो 21 तारीख को आऊंगा। अरुण भाई, यूनुस में भी आपने यूनुस को अंडर 19 की सतह से देखा हुआ है, यूनुस में भी फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी कमी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यूनुस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सारी चीजें जो है खुल के कह देते हैं। लेकिन देखिए, रोल का फर्क होता है। आपको ये याद होना चाहिए कि जब आपने कोचिंग का रोल लिया तो आप एज ए प्लेयर यूनुस खान नहीं गए थे, क्योंकि एज ए प्लेयर आप सुपर प्लेयर, मतलब मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर हैं, आपसे ज्यादा रन किसी ने नहीं किए एज ए बैट्समैन। तो एज ए बैट्समैन आपका वो रोल वहां खत्म हो गया, जहां आपने इतने बड़े रिकॉर्ड्स करने के बाद, हाईएस्ट रन गेटर लेने के बाद आपने अपना नाम बना लिया। अब आपको एक जॉब ऑफर हो रही है कोच की। जब आप कोच जा रहे हैं तो आप उसकी एबीसी शुरू करने जा रहे हैं। अब आप वो यूनुस खान एज ए सुपर कोच नहीं है। यूनुस खान जो सुपर बैट्समैन पीछे अपने आप को छोड़ के आया है, उसने अपने आप को सुपर कोच बनाना है। तो जब आप सुपर कोच बनाते हैं तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 12 डिफरेंट या 20 डिफरेंट माइंड्स के साथ काम करना होता है। हर एक का माइंड एक नहीं होता, क्योंकि इस वक्त आप जब एज ए कोच वहां पर बैठे हैं तो आप वहां सुपरस्टार नहीं बैठे हुए। अब आपका सुपरस्टार वो है जो आपके सामने वो प्लेयर मौजूद है। वो सुपरस्टार ना हो, लेकिन क्रिकेट स्टार है, करंट स्टार है, क्योंकि उसने अभी तक वो मकाम हासिल नहीं किया, लेकिन इसलिए वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए वो करंट स्टार है और उसकी अहमियत आपसे ज्यादा है एज ए कोच।
ये अपने ज़हन में रखना चाहिए। जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो इकोस का प्रॉब्लम है ना, वो ये है, क्योंकि हम जब एज ए कोचिंग जॉब भी लेने जाते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं, तो हम एज ए प्लेयर जा रहे होते हैं, वेयरएज वहां पर एज ए कोच जाना है। उसमें आप यूनुस खान या वकार यूनुस या मिसबाह उल हक नहीं है, अब आप एक कोच हैं। कोच के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसकी आप अगर जाके उसका आप जब देखेंगे, अगर उसका पूरा मैनुअल देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कैसे बर्दाश्त करनी पड़ती है। यूनुस खान में वो जो एक इंग्रेडिएंट्स चाहिए कोच वाले, बर्दाश्त का मादा, लेके चलना, उसमें उसकी कमी है, हाँ या ना? बिल्कुल, ये सीखना पड़ेगा। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, जब आप किसी हाँ? के लिए आप जाके ऊपर बैठ के आप उनसे काम करते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो टॉलरेंस है। बहुत सारी चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी, और यही वो टेस्ट होता है कोच का, जब वो देख रहा है उसका प्लेयर वो नहीं कर रहा है जो वो चाह रहा है, तो अगर बजाय डंडा पकड़कर उसको मैं चलाने की कोशिश करूंगा, तो वो जो करंट स्टार है वो टूट पड़ेगा। तो ये वो चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि इनको सबसे पहले होना ये चाहिए कि जूनियर लेवल के ऊपर आके अपनी कोचिंग का स्टार्ट करें, ताकि आपको कोचिंग की ABC पता चले कि कोचिंग है क्या चीज है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारा टॉप प्लेयर जैसे ही क्रिकेट छोड़ता है, वो चाहता है उसको टॉप जॉब दे दें क्रिकेट कोच का, पाकिस्तान की टीम का, और वो उसको मिल भी जाता है। सो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा अलमिया है, जो ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नाम बिकते हैं बेसिकली। आपको तो ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, नसीम। बिल्कुल हारून भाई, नाम बिकते हैं यहाँ पे। चले, नामों की बात हो रही है, आपके पास 30 सेकंड है, 2 नामों के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है 30 सेकंड में। पर्सनैलिटी, इज ही गुड फॉर द जॉब ऑफ कोच? मिसबाह उल हक, सबसे पहले 30 सेकंड है। मैं उसकी खेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए पर्सनैलिटी आपने देखा है, इज ही फिट? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो उनको जूनियर लेवल पे पहले आना चाहिए था, सीनियर लेवल पे। ठीक है, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, या वो भी अब तक स्टार कपड़े नहीं उतारे उन्होंने? देखें यार, आप मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मिसबाह को बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं क्योंकि एक बहुत बड़ा उसकी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, उसकी जो पर्सनैलिटी का जो रंग है ना उसके, वो प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूं कि अभी कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी तरह तैयार नहीं। ना यूनुस तैयार है पूरी तरीके से, ना ये मिसबाह तैयार है, एंड वकार यूनुस उन्होंने तो सुना है अभी तक किट उतारी नहीं है, जहां तक हमारी इत्तलात है। क्या इज ही फिट फॉर द जॉब ऑफ कोच? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, मैं आप मुझे ये बताएं ना कि राहुल द्रविड़ ने क्यों इंडिया की जूनियर टीम ली? वो क्यों नहीं स्ट्रेट में इंडिया की सीनियर टीम का कोच बन गया? आप जितने मर्जी है, जितने भी टॉप के आप उठा के देखेंगे, चाहे वो एंडी फ्लावर हो, जो इन सब ने पहले जूनियर सेटअप से शुरू किए हैं, क्योंकि वो कोचिंग का जो पूरे का पूरा आपको मकाम हासिल होता है, वो नेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग करके आपको आता है। आपको उस ग्रुप में किस तरीके से उनको लेके चलना है। आप तो एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, जब एज ए प्लेयर आप खेल रहे होते हैं, आप एज ए ग्रुप में काम नहीं कर रहे होते, ना आप उसको लीड कर रहे होते। जब आप कैप्टन बनते हैं, जब आप कोच बनते हैं, तब आपका वो मैनेजेरियल और वो आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और ये बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप होती हैं, जो कि अभी इन लोगों की नहीं डेवलप हुई हुई एज ए कोच। सो इसलिए मेरी तो ये मैं तो चाहता हूँ कि जाके पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करें, आगे इन्होंने चलाना पाकिस्तान की टीम को, लेकिन निचली सतह से शुरू कर, कोचिंग को सीखें। हाँ भाई, वकार यूनुस तो तीसरी मर्तबा आए हैं, वो भी आज तक आपकी गुड बुक में नहीं आ सके कि वो कोचिंग सीख गए हैं, या पर्सनैलिटी का मसला है? यार नसीम, गुड बुक्स में आना या नहीं आने की बात नहीं है, मेरी गुड्स में आगे गुड बुक्स में आने से उनको आगे क्या फायदा होगा? मैं आपको एक एज एन मैंने तो माशाल्लाह 20 से 24 साल ये सारे काम किए हैं, तो मुझे इसका पता है ना। जब मैं इनके साथ जब इंटरेक्ट करता था एज ए चीफ सेलेक्टर, तो मुझे पता लग जाता था कि इनके माइंडसेट में क्या है। लेकिन क्यों ये टॉप जॉब क्यों लेना चाहते हैं, ये क्यों नहीं आते अंडर 19 लेवल के ऊपर? मुझे बताया ना, अगर सीखना है तो अंडर 19 लेवल पे क्यों नहीं आते, एकेडमी के लेवल पे क्यों नहीं आते, जहां पर आप अपनी इन कोचिंग की जो आप समझते हैं कि अगर आप बच्चे देखें ना, आकिब जावेद ने भी तो क्रिकेट छोड़ने के बाद पहले ग्रास रूट लेवल से शुरू किया ना उसने कोचिंग, वो तो स्टेट में ऊपर नहीं गया। सो कोचिंग के लिए भी आपकी ABC आप शुरू की आपने कोचिंग, आप कोचिंग शुरू होते ही आप पाकिस्तान की टॉप टीम को लेके चल रहे हो, जो इतना आसान काम नहीं है।
बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, अब इससे ज्यादा हमारे लिए भी आसान काम नहीं रहा कि प्रोग्राम को ज्यादा कंटिन्यू करें, क्योंकि अब टाइम होने जा रहा है हेडलाइंस का। अरुण भाई, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। अब जरा सीरीज सर पे आ रही है तो जरा क्रिकेट पे बात करेंगे। ठीक है, यूनुस खान इंसिडेंट हो गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब हमारी टीम क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये डिस्कस होगी हमारे नेक्स्ट शो में। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द प्रोडक्शन टीम, थैंक यू वेरी मच। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर ट्यूसडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।